हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रयोगशाला परिचारक के लिए साइंस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। किस चीज़ की संकल्पना देता है? जड़त्व की। ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व की। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूटन के गति के 3 नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं उस वस्तु की गति के बीच संबंध को बताते हैं। गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो स्थिर वेग से गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन के अनुसार पदार्थ का एक प्राकृतिक गुण है जो उसी गति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आपके एक एमसीक्यूज की जगह पे 3-4 एमसीक्यूज इस पूरे सॉल्यूशन से जो है वो आप लोगों को याद हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखना है कि न्यूटन का तृतीय नियम जो है रॉकेट उस सिद्धांत पर कार्य करता है। कहीं कहीं पर दिया रहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो जहाँ पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत दिया रहेगा वहाँ आप लोग यही टिक करेंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखिए लिखा है रॉकेट न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्ष यान, प्रक्षेपास्त्र विभिन्न प्रकार के रॉकेटों के उदाहरण है। आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? बताइए, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ के द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश आइजक न्यूटन के द्वारा की गई थी। उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया था। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण होता है? तो उसके पीछे का कारण है प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया। आगे देखिए, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के साथ उसके बराबर परिमाण एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल होती है। पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने के पीछे क्रिया प्रतिक्रिया का ही सिद्धांत कार्य करता है। आगे देखिए, साइकिल का जो टायर है वो अचानक से फट जाता है तो यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है रुद्धोष्म प्रक्रिया। क्या दर्शाता है? रुद्धोष्म प्रक्रिया। देखिए यहाँ क्या लिखा है, साइकिल के टायर के अचानक फटने पर बहुत कम समय में टायर की जो हवा होती है उसका विस्तार हो जाता है जिससे ऊष्मा को स्थानांतरण का समय नहीं मिल पाता है। अतः ऐसे ऊष्मारोधी परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म परिवर्तन या तो बहुत तेजी से होने वाले परिवर्तन में होता है या फिर पूर्णतया ऊष्मा के कुचालक वातावरण की उपस्थिति में होता है ताकि ऊष्मा के आदान प्रदान की संभावना ही ना हो। देखिए, समदाबी प्रक्रिया क्या होती है? तो समदाबी प्रक्रिया में होता है कि जब किसी प्रणाली यानी सिस्टम से ऊष्मा का न तो आदान होता है और न ही प्रदान होता है तो उसे क्या बोलते हैं? समदाबी प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पर ऊष्मा न तो बाहर ली जा सकती है और न ही दी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सिलेंडर में गैस का संपीड़न या फिर विस्तार का होना। फिर एक होता है समतापी प्रक्रिया में होता है कि इसमें तापमान जो होता है वो स्थिर रहता है। तापमान क्या होता है? तापमान स्थिर रहता है यानी डेल टी इज इक्वल टू 0 होता है। और समदाबी में याद रखिएगा ऊष्मा का आदान प्रदान होता है यहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ आयतन बदल सकता है, टेम्परेचर भी बदल सकता है। जैसे कि यहाँ पर तो समतापी में टेम्परेचर 0 था, लेकिन दाब में क्या हो सकता है? समदाबी में टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, आयतन भी चेंज हो सकता है, गुणधर्म भी बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है यानी दाब यहाँ पर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है।
और जो सम आयतनिक प्रक्रिया ये भी सेम टू सेम है, यानी कि यहाँ पर दाब में परिवर्तन होगा, ताप में होगा, सम आयतनिक में, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर बेसिकली आयतन जो होगा क्या होगा, वो स्थिर रहेगा। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। आयतन का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम जो है वो स्थिर रहेगा। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जब एक बंद बर्तन में गैस को गर्म करना होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, आयतन जो होता है वो स्थिर होता है। देखिए रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या होता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रिया जो है बेसिकली एक ऊष्मा गति की प्रक्रिया है। क्या है, एक ऊष्मा गति की प्रक्रिया है। ऊष्मा गति की प्रक्रिया है जिसमें कि जो प्रणाली होती है वो उसके परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान सिस्टम से ना तो कोई ऊष्मा निकलती है और ना ही सिस्टम में कोई ऊष्मा प्रवेश करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक इंजन जो है वो सिलेंडर के अंदर गैस का संपीड़न जो कि इतनी तेजी से होता है कि ऊष्मा का कोई महत्वपूर्ण आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो यह एक क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रिया का अच्छा एग्जाम्पल है। आगे देखिए एक पहिया जो होता है, एक पहिया ठेला, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल होता है, तो याद रखिए कि एक जो पहिया ठेला होता है वो श्रेणी 2 के लीवर का उदाहरण होता है। आगे देखिए एक समान गति वाला पिंड। एक समान गति वाला पिंड क्या हो सकता है, त्वरित नहीं हो सकता, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है या फिर एक समान वेग होता है। तो याद रखिएगा कि एक समान गति वाला पिंड जो है वो त्वरित हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी त्वरित हो सकता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक समान गति वाला जो पिंड होता है वो त्वरित हो सकता है यदि वह वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, क्योंकि वृत्तीय गति में पिंड की जो गति है उसकी दिशा बदलती रहती है। वृत्तीय गति में पिंड पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है और इस बल के कारण ही एक समान गति से वृत्तीय गति करने वाला पिंड जो है वो त्वरण होता है। आगे देखिए द्रव्यमान m और वेग a की गोली द्रव्यमान जो है वो कैपिटल M के लकड़ी के एक बड़े ब्लॉक में दागी जाती है। सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा, तो याद रखिएगा सिस्टम का अंतिम वेग जो है m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू a होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए एक वस्तु का जो द्रव्यमान है भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया गया है यदि वही लिफ्ट a के त्वरण से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा, बताइए कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन जो है वो वास्तविक वजन से क्या होगा, कम होगा। कब होगा कम, बताइए। लिफ्ट में जो मनुष्य है, ह्यूमन है, उसका जो प्रत्यक्ष वजन है वो वास्तविक वजन से कब कम होगा, तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे जाती है, ठीक है। जो लिफ्ट है मान लीजिए, ठीक है, लिफ्ट है अगर वो तेजी से क्या हो रही है, नीचे की ओर जा रही है, तो उस टाइम पे मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होगा। जैसे वजन मान लीजिए 58 है तो मान लीजिए कि उसमें आएगा 55, उस तरीके से कम होगा। आगे देखिए यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रक्षेपण का कोण कितना होगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आगे देखिए एक उत्क्रम्य और एक अनुत्क्रम्य इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो उत्क्रम्य इंजन की दक्षता अनुत्क्रम्य इंजन से अधिक होगी। क्या होगी, उत्क्रम्य इंजन की जो दक्षता है वो अनुत्क्रम्य इंजन से अधिक होगी। आगे देखिए निम्न में से कौन सा आभासी बल है, बताइए कौन सा आभासी बल है, तो अपकेंद्री बल जो है वो आभासी बल है। याद रखिए अपकेंद्री का मतलब होता है वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं, जो कि वॉशिंग मशीन में मैंने बताया था, वॉशिंग मशीन में होता है ना, बिल्कुल वो वाला बल, ठीक है। देखिए जो अपकेंद्री बल है वो एक प्रकार का जड़त्वीय बल है, इसे आभासी बल भी कहते हैं। और जो अभिकेंद्र बल है वो मान लीजिए सौर मंडल में लगता है, ये बेसिकली केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है, उसको अभिकेंद्र बल कहते हैं।
आगे देखिए, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है 1 से कम। किससे कम? 1 से कम। फिर देखिए, तकनीकी रूप से पहाड़ी पर चढ़ते समय मम्मी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि तकनीकी रूप से पहाड़ी पर चढ़ते वाहन में चालक यदि गियर अनुपात 1 से कम रखेगा, जिसका अर्थ होता है कि इंजन संचरण पेशाब के एक चक्र घूमने पर 1 चक्र से कम घूमता है। इंजनों को क्योंकि 500 चक्र मिनट घूमना चाहिए, अतः संचरण पिशाच के प्रति मिनट चक्र इससे अधिक रखकर वाहन को चढ़ाई की अवस्था में गति दी जाती है, और यह गियर अनुपात जो है वो 1 से कम रखने पर संभव हो पाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा बल जो है वो क्षयकारी बल है? बताइए कौन सा बल है? याद रखिएगा कि घर्षण बल जो होता है वो क्षयकारी बल होता है। आगे देखिए, गतिपालक चक्र। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? बताइए, गतिपालक चक्र जो है वो भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? क्योंकि गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। क्योंकि गतिपालक चक्र जो होता है वो गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। आगे देखिए, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण कितना होगा? इसका त्वरण जो है वो अपरिवर्ती होगा। ऑप्शन नंबर डी, अपरिवर्ती। आगे देखिए, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया जो चम्मच है वो उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का जो द्रव्यमान है वो एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? तो आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार कौन सा एक समान रहता है? प्रकाश का वेग। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का वेग। आगे देखिए, अपेक्षिकता का जो सिद्धांत होता है वो आधुनिक भौतिकी का एक बुनियादी सिद्धांत है जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने विकसित किया है। इस सिद्धांत के दो मुख्य अंग है, विशिष्ट सापेक्षिकता और सामान्य सापेक्षिकता। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि बेसिकली जो अपेक्षिकता का सिद्धांत है उसके दो अंग हैं। एक होता है विशिष्ट सापेक्षिकता और फिर एक होता है सामान्य सापेक्षता। ठीक है, आगे देखिए, विशिष्ट सापेक्षता जो होता है वो दो परिकल्पनाओं पर आधारित है, जिनमें से एक परिकल्पना के अनुसार निर्वात में प्रकाश का जो वेग है वो सभी प्रेक्षकों के लिए समान होता है, चाहे उन सब की सापेक्ष गति जो है या फिर प्रकाश के स्रोत की गति कुछ भी हो। आगे देखिए, जब किसी पिंड को द्रव्य में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल जो है वो कार्यरत हो जाता है? बताइए, उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? उत्क्षेप और भार। कौन कौन सा? उत्क्षेप और भार। आगे देखिए, जब एक पिंड को किसी द्रव्य में डुबोया जाता है तो उस पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। एक होता है पिंड का भार जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, एक होता है द्रव का उत्क्षेप जो कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है। आगे देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी अभी मैंने पढ़ाया ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होता है। बॉल पेन जो है कई बार ऐसा लगता है कि बॉयल का नियम होगा या फिर पृष्ठीय तनाव होगा या श्यानता होगा, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी क्लोज हैं, बट याद रखिएगा बॉल पेन जो होता है वो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए यहाँ पर बॉल पेन जो है उसमें अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली यानी कि गाढ़ी स्याही भरी होती है, यदि यह स्याही एक छोटे से बॉल यानी गेंद के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है, जैसा कि आप लोगों ने बॉल पेन में देखा भी होगा। जब लिखने के लिए पेन को कागज पर घुमाया जाता है तब यह बॉल कागज के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज पर आ जाती है। इस बात को याद रखना है। फिर आगे देखिए क्या लिखा होगा कि लैंप की जो बत्ती है उसमें तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो लैंप की जो बत्ती है उसमें जो तेल है वो किसके कारण ऊपर उठता है? बताइए किसके कारण उठता है? तो केशिकीय घटना के कारण उठता है। ऑप्शन नंबर बी, केशिकीय घटना। आगे देखिए क्या लिखा है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है वो जे.एल. बेयर्ड ने किया था।
याद रखिएगा इस बात को। फिर देखिए, दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए। दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एंड्रॉयड बैरोमीटर का यूज किया जाता है। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का यूज होता है? एंड्रॉयड बैरोमीटर। एंड्रॉयड बैरोमीटर का उपयोग जो है वो वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। यह जो द्रव है, यह द्रव रहित छोटा वायु दाब मापी होता है, जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें चलनशील सतह वाले निर्वात युक्त खोखले बेलन होते हैं, जो वायु दाब में बदलाव आने पर खिसकने लगते हैं, और विक्षेपण का अंकन एक संबद्ध निर्देशक सुई की सहायता से किया जाता है, जो कि एक दाब पैमाने पर घूमती है। आगे देखिए, आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? तो आर्द्रता का मापन जो है वो हाइग्रोमीटर से किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? हाइग्रोमीटर से। आगे देखिए, एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है। उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है, बताइए। पारे का जो स्तर है वो स्वतः ही घटने लगता है। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है, बताइए। जो गैस से भरा गुब्बारा होता है, उसका नाखून की तुलना में सुई से फटना इसलिए आसान होता है क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। फिर देखिए, गैस से भरा हुआ जो गुब्बारा है वो नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फट जाता है। क्यों? क्योंकि सुई जो है वो नाखून की तुलना में गुब्बारे पर क्या करती है? अधिक प्रेशर क्रिएट करती है। देखिए, हम जानते हैं कि जो दाब है और क्षेत्रफल, जो दाब होता है वो इज इक्वल टू होता है बल बट्टे क्षेत्रफल का। यानी कि जब जो एरिया है वो कम रहेगा तो दाब ज़्यादा पड़ेगा, एरिया जो है वो ज़्यादा रहेगा तो दाब कम पड़ेगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि दाब और क्षेत्रफल में क्या होता है? व्युत्क्रम संबंध होता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या होता है? तो पवन की गति को मापने वाला उपकरण होता है एनीमोमीटर। क्या होता है? एनीमोमीटर। आगे देखिए, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? एनीमोमीटर मापने के काम आता है पवन का वेग। क्या मापने के काम आता है? पवन का वेग। आगे देखिए, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, बताइए। दूध की सघनता क्या मापती है? तो दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो होता है वो दूध की सघनता मापता है, यानी दूध का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो मापने का कार्य करता है। जबकि मैंने आप लोगों को ध्रुवण मापी बताया। ध्रुवण मापी का जो यूज होता है वो ध्रुवित प्रकाश के कारण उत्पन्न ध्रुवण कोण को मापने के लिए किया जाता है। अब बताइए, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो याद रखिएगा, दूध की शुद्धता भी और दूध की सघनता दोनों ही लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? तो सापेक्ष गुरुत्व जो है वो पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है, यानी सापेक्ष गुरुत्व इज इक्वल टू पदार्थ का घनत्व अनुपात जल का घनत्व। आगे देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, m⁻⁻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 ⁻
बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसकी कोई विमा नहीं होती, बताइए किसकी कोई विमा नहीं होती है, विकृति की कोई विमा नहीं होती है। याद रखिएगा वस्तु के आकार एवं उसकी आकृति में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसको विकृति कहते हैं। विकृति का विमीय सूत्र देख लीजिए, कई बार है इस तरीके से भी पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए M0 L0 T0 रहेगा, या फिर मान लीजिए M0 L0 रहेगा और T का 1 हो जाएगा। इस तरीके से अगर करके पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप इतना याद रखिएगा कि विमा रहित होती है। आगे देखिए विमीय सूत्र ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2 किसके तदनुरूप है, तो याद रखिएगा प्रत्यास्थता गुणांक के। प्रत्यास्थता गुणांक जो है उसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल अपॉन विकृति। अभी मैंने बताया विकृति क्या होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएं होती है, बताइए।
बताइए, बल और शक्ति की समान विमा होती है या कार्य और ऊर्जा की? तो ऑब्वियस सी बात है, कार्य और ऊर्जा की विमाएं जो है वो समान होती है। देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि किसी भी वस्तु पर किया गया जो वर्क होता है वो उसमें स्थित जो एनर्जी है उसके रूप में क्या हो जाता है, संचरित हो जाता है। मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, कोई वर्क किया, तो आप लोगों ने जो वर्क किया है उसमें कुछ एनर्जी जो है वो क्या रहेगा, सेव हो जाएगा। वो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कार्य आपने किया वो ऊर्जा के बराबर है। ठीक है, जो कार्य आपने किया उसमें निहित ऊर्जा के बराबर आपका किया गया कार्य था। इस वजह से कार्य की जो विमाएं हैं और ऊर्जा की जो विमा है वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। m L⁻², T⁻⁻²। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? बताइए, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? द्रव्यमान होती है। ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। आगे देखिए, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो आगे देखते हैं, हो सकता है गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि किसी पिंड का जो वजन होता है वो किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों से प्रतिक्रिया करता है, किसी भी पिंड का जो वेट होता है। आगे देखिए, एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक हैं, ए और बी। वह ए गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो याद रखिएगा कि दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, चाहे वो ऊर्ध्वाधर गिरे या फिर क्षैतिज रूप में गिरे। टाइमिंग क्या होगा? सेम होगा। आगे देखिए, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होता है? बताइए, कितना होता है? लकड़ी के भार के बराबर। कितना होता है? लकड़ी के भार के बराबर। आगे देखिए, जब पानी जो है वो जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? तो जो पानी अगर जम जाता है तो उसका जो डेंसिटी होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, पानी जमेगा तो उसकी जो डेंसिटी है वो घट जाएगी। आगे देखिए, एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जिस क्षण बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? बताइए। तब जल का जो स्तर होता है वो अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर डी, जल का जो स्तर होता है वो अपरिवर्तित रहता है। आगे देखिए, एक जग में ऊपर किनारे तक पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जिस क्षण बर्फ पिघलती है तब जल का जो स्तर है वो अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि तैरता हुआ जो बर्फ है उसका टुकड़ा स्वयं के वजन के बराबर जल को हटाता है, जिससे कि टुकड़े के पिघलने के बाद उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो दूध को मथने पर क्रीम जो है वो अलग हो जाती है, इसका कारण है, क्या कारण है? कि अपकेंद्र बल। याद रखिएगा, दूध को जब हम मतेंगे तो आप लोग देखे होंगे जो बटर होता है वो क्या होता है, दूध से अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपकेंद्र बल का यूज हुआ है। आगे देखिए, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक के द्वारा देखा जाने वाला जो गेंद है उसका पथ कैसा होगा? उसका पथ जो है वो परवलय होगा। ऑप्शन नंबर सी, परवलय। आगे देखिए, जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयी पथ में जाने वाला जो विस्फोटक है वो आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? बताइए, किस ओर संचालित होता है? मूल परावलयिक पथ के साथ साथ। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल परावलयिक पथ के साथ साथ। आगे देखिए, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा कितनी चाहिए? तो कुल ऊर्जा जो है वो ऋणात्मक होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट, उसको मार्क कर लीजिए। फिर से याद कर लीजिए कि पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए? ऋणात्मक होनी चाहिए।
आगे देखिए, किसी भी चट्टान के किनारे पर खड़ा जो एक आदमी है, वो एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है। क्या करता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए किसी चट्टान के किनारे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो खड़ा है, ठीक है? अब उसने क्या किया, एक पत्थर यहाँ पर पड़ा हुआ था, उसको उठा लिया। वो बोर हो रहा था, तो उसने क्या किया, सोचा कि पत्थर ऊपर मार कर देखते हैं। तो उसने क्या किया, पत्थर को ऊपर मारा, तो ऊपर पत्थर फेंका। फिर वह क्या किया, एक दूसरे पत्थर को क्या करता है, उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है, क्योंकि ये मान लीजिए पहाड़ पर खड़ा है, ठीक है? तो एक ऊपर की ओर फेंका और एक पत्थर जो है वो नीचे की ओर फेंका उसने, ठीक है? उन दोनों पत्थरों की गति का जो अनुपात है उसको ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कि वे ज़मीन पर कब टकराएँगे। बताइए कब टकराएँगे वो? देखिए, यहाँ पर बेसिकली अगर आप लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करें, मैंने आप लोगों को बताया था एक कॉन्सेप्ट कि अगर आप लोग ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई पत्थर छोड़ते हैं या फिर क्षैतिज दिशा में कोई पत्थर छोड़ते हैं, दोनों का जो वेग होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो वहाँ पर भी यही लगने वाला है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक पत्थर ऊपर फेंका और एक जो है नीचे की ओर फेंका, तो उनका जो वेग होगा वो सेम होगा, यानी कि वे ज़मीन पर एक ही टाइम पर टकराएँगे। इस वजह से इसका जो अनुपात हो जाएगा वो 1:1 ही होगा, ठीक है? तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई एग्ज़ाम में इस तरीके का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है। तो आप लोग एक बार इसको देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।